हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला, जिसके अंतर्गत हम हर दिन आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आपने मेरी यह वीडियो की श्रृंखला जो सीरीज है देख ली तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अवश्य इसमें जो है पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और जो बताए गए क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन आपको बताए जाएंगे वो ढंग से और सीरियसली इसको करना होगा, तभी आपका ये पेपर क्लियर हो पाएगा। खाली देख करके नहीं होगा, आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होगा, समझना भी होगा, जैसे सॉल्यूशन यहाँ बताया जा रहा है उसको फॉलो भी करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो पेपर आपका 101% क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला का पहला पार्ट। स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में हम जो आज शुरू कर रहे हैं वो है एक नंबर के क्वेश्चन। जो एक नंबर के क्वेश्चन आप जानते हैं, बोर्ड परीक्षा का मैंने कल ब्लूप्रिंट भी आपको बताया था। उसके अंतर्गत आपके पास 30 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आने हैं। वो 30 क्वेश्चन में शुरू के जो 10 प्रश्न हैं वो एक नंबर के क्वेश्चन हैं, और उसमें 10 क्वेश्चन जो आपके शुरू के हैं 1 से लेकर 10 तक, उसमें 5 प्रश्न तो बहुविकल्पी आएंगे और शेष 5 प्रश्न आपके अधिलोकोत्तरीय आएंगे, जिनके सॉल्यूशन आपको 1 या 2 लाइन के अंदर करके देने होंगे। तो एक नंबर के जो प्रश्न हैं वो क्या क्या होंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका मैं हल्का सा आपको जो है ब्लूप्रिंट मैंने कल के इसमें दिया था, और 2019 का जो बोर्ड का पेपर था उसका मैंने क्वेश्चन भी दिखाई दिया आपको कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं जो कि 1 नंबर के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला का पहला पार्ट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है? पहला चैप्टर जिसमें मैंने कहा अभी है रियल नंबर्स का, वास्तविक संख्याओं का। जिसका पहला क्वेश्चन आपके पास है वो है कि निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत के लिए कंडीशन आपको मैंने बताई थी। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दशमलव प्रसार शांत है, इसके लिए जो क्वेश्चन आएगा उसकी जो कंडीशन है वो क्या है? शांत की कंडीशन। आपके पास जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, हर वाला जो हिस्सा है फ्रैक्शन का, भिन्न का, उसका जो हिस्सा है वो उसका इस फॉर्म में होना चाहिए, 2 to power m और 5 to power n। अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में? 2 to power m और 5 to power n की फॉर्म में हो, तो आपका जो फ्रैक्शन है, परिमेय संख्या जो आपको गिवन है वो क्या होगा? वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है नहीं? तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास? आपके पास पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? इसमें आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपको दिया है 17/35 का, दूसरा विकल्प आपको दिया है इसमें आप 17/25 का, तीसरा विकल्प आपको दिया है इसमें 17/45 का, और चौथा विकल्प आपको दिया गया है वो 17/55 का दिया गया। ये तो ये 4 विकल्पों में से इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका नहीं है? तो जाहिर सी बात है पूछा जा रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो पहले वाले का इसमें से एक विकल्प सही होगा, चारों विकल्प तो सही नहीं हो सकते। तो आपको पहले इस फॉर्म में याद रखना चाहिए। क्या है कि किस फॉर्म में होना चाहिए हमारा डिनोमिनेटर, मतलब हर वाला हिस्सा किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 to power m 5 to power n, माने इनके अभाज्य गुणनखंड जो है इस फॉर्म में होना चाहिए। तो हम अगर मौखिक रूप से करें तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 होते 35। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5। 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 9। 55 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 11। अब इनमें देखिएगा, इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ, कहीं 2 दिखाई दे रहा है? इन सब में कहीं पर 2 है? नहीं। तो आप तो कहेंगे भाई इसमें भी 2 नहीं है। इसमें भी 2 कहाँ है? जब इसमें भी 2 नहीं है, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं खाली 5 ही 5 है, 2 नहीं है, तो 2 लाया जा सकता है। तो 17/25 है जैसे ये, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 2 से हर में गुणा किया, 2 से हमने अंश में गुणा कर लिया, तो क्या हो गया? 34/2 की घात 1 और 5 की घात 2। तो ये 2 to power m और 5 to power n के फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब यह है कि इस वाले का जो, किस वाले का, जो 17/25 है, इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ठीक है नहीं? तो ये मौखिक सवाल था। आपको अगर उनके हर के बाजी गुणनखंड करेंगे पता वैसे चल जाएगा हमारे पास। तो इधर से क्वेश्चन आपके पास बोर्ड एग्जाम में आएंगे 1 नंबर के लिए, और उसमें आपको खाली विकल्प चुनना है कि सही विकल्प इसका क्या है। तो सही विकल्प इसका क्या है? 17/25। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? वो है आपके पास शांत है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला का। वो पूछ रहा है इसके अंदर, अगर आपके
इसमें देखिएगा जो क्वेश्चन आपके इसमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, निम्न में से प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या √3 पहला विकल्प है इसमें √3, दूसरा विकल्प है इसमें 6.66 और तीसरा विकल्प है इसमें वो है 3 + √2 और चौथा विकल्प है इसके अंदर वो क्या है √3/2। तो पूछा जा रहा है इसमें कि निम्न में प्रमेय संख्या है, कौन सी प्रमेय संख्या है इनमें से देखिएगा। तो हमने ये तो आपको क्वेश्चन पे आप करते हुए आ रहे हैं काफी लंबे समय से कि √2, √3, √5, √7 जितने भी अभाज्य संख्या है इनका वो कैसी है, अपरमेय संख्या है। तो ये भी अपरमेय संख्या हो गई क्योंकि इसमें √3 आ गया, ये भी अपरमेय संख्या हो गई, ये भी अपरमेय संख्या हो गई। कौन सा बच गया, 6.66। तो 6.66 हमारे पास बचा है। तो ये कैसा है, इसका ये कैसी संख्या हो गई, ये हमारे पास हो गई परिमेय संख्या, ठीक है नहीं। क्योंकि ध्यान रखना हमेशा ये याद रखिएगा जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं हैं सब कैसी होंगी, परिमेय संख्या होंगी। क्यों, क्योंकि 6.66 लिखा गया है, ठीक है नहीं। तो 6.66 अगर ये डॉट डॉट दिया है, बार साइन दिया है, अगर इसको मैं ऐसे कह दूं 6.66 बार दे दिया है तो भी ये परिमेय संख्या है। क्योंकि कक्षा 9 में आपने इनको हल करना सीखा था, इनका समीकरण करना सीखा था कि इनको p/q के रूप में लिखिए। तो p/q का मतलब हो गया परिमेय संख्या के रूप में होगा। तो जाहिर सी बात है जब ये p/q के रूप में होगा तो ये अपना भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो संख्याओं का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके इसमें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है नहीं। क्या फॉर्मूला है, दो HCF इंटू LCM इसका क्या हो गया, प्रथम पद गुणा गया द्वितीय पद, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ये फॉर्मूला आपके पास है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है वो क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके बराबर। पहला विकल्प है आप देख रहे हैं LCM + HCF, दूसरा है LCM - HCF के, तीसरा है LCM गुणा HCF के और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, गुणा वाला LCM गुणा HCF। तो आपके पास कौन सा विकल्प सही हुआ, वो आपका तीसरा विकल्प, विकल्प C LCM गुणा गया HCF के। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इसके। तो आपको ये याद भी रखना है, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे आप कि 500 का 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिखिए। तो 500 को आपने लिखना है इस रूप में। तो 500 का क्या करेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, आप जानते हैं 500 को तो कैसे से भाग करेंगे हम, 5 से भाग करेंगे तो क्या हो गया, 5 एकम 5 100 हो गया। फिर 5 से भाग करिए, फिर 5 दूनी 10 और 20 हो गया, 0 को 0, फिर 5 को 20, फिर हो गया 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो इस 500 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 5 गुणा गया 5 गुणा गया 5 गुणा गया 2 गुणा गया 2। तो क्या हो गया, 5 की घात कितनी बार आया, 5, 1 2 और 3। तो ये 2 कितनी बार आया, 2 बार। तो हमने इसके क्या लिख दिए 2m और 5m के रूप में हमारे पास सवाल आ गया। क्या रूप हो गया, 5 की घात n, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 2 × 5 तो कौन सा विकल्प सही बना इसमें देखिएगा। तो इसमें विकल्प बना हमारे पास कौन सा, 2 और 5 विकल्प नंबर डी। तो विकल्प डी हमारे पास सही हो गया इसका, 2 और 5, ठीक है नहीं। तो इस ढंग से हमें इनको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा स्क्रीन पे हुआ है, वो क्या पूछ रहा है कि 2 की घात 6 और 5 की घात 2 का हल क्या है। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, 2 की घात 6 और 5 की घात 2 का हल है, मैंने इसको सॉल्व करने का है। तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, 2 की घात 6 मतलब 2 को आपको 6 बार गुणा करने का, 1 2 3 4 5 और 6 और 5 की घात 2 में 5 गुणा गया 5। तो गुणा करेंगे उसको, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक। फिर 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25 हो गया। अब 25 से गुणा करेंगे, 25 को 100 हो गया। हासिल कितना हो गया, सॉरी 100 का 0 हो गया, फिर हासिल कितना हो गया 10। तो 25 से 150 और 10 160, तो 1600 इसका आ गया। तो कौन सा विकल्प सही बन रहा है इसका, विकल्प नंबर ए इसका सही बन रहा है, ठीक है नहीं। तो इस ढंग से हम इन क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है नहीं। आप एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो बहुविकल्पी चाहे अतिलघुत्तरी करके आ रहे हो, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा क्या है क्वेश्चन। संख्या 12 व 40 का मॉस ऑफ या HCF कितना है, 4 है। तो इसका LCM बताइए। 12 व 40 का दे रखा है, आपको अभी हमने फॉर्मूला बताया था क्या, कोई HCF गुणा गया LCM
बराबर क्या, प्रथम पद गुणा द्वितीय पद। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमारे पास है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर प्रथम पद गुणा गया द्वितीय पद। तो उसमें मान रखेंगे और इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। 12 व 40, तो 12 व 40 क्या संख्या हमारे पास, प्रथम पद क्या है 12, द्वितीय पद क्या है 40 है, का मौसम कितना हमारे पास वो है 4, मैंने एचसीएफ 4 है, एलसीएम पूछा जा रहा है तो एलसीएम यहां से निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या हो गया 4 गुणा गया एलसीएम बराबर 12 गुणा 40, तो क्या होगा 12 गुणा गया 40 बटे 4, ये 4 बाहर से जाएगा, भाग में चले जाएगा, 4 से घटा 40 कितनी बार 10 बार, तो 12 गुणा गया 10 कितना होगा, 12 गुणा गया 10 हो गया 120। तो आपके पास एलसीएम जो हमारे पास आ गया 120, ठीक है नहीं। तो इतने बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसमें क्लियर कर लेंगे इनको, लेकिन बस होता है आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे भाई, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तरीका क्या है, आप देखिए भाग करिएगा, जब भी जीरो आप इकाई का 0 को या 5 हो तो 5 से भाग करते हैं, तो भाग करिएगा इसको, तो 5 दूनी 10 कितना बचा 4, क्या लिखिए 0 40 5 से 40, फिर 8 सम संख्या आ गई 2 से भाग करके 2 एकम 2 2 चौक 8, फिर सम संख्या आ गई 2 से 14, फिर 7 एकम 7, ठीक है ना। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 5 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन में आते हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, लेकिन इसके लिए इजी है, उसी के लिए इजी है जो क्या कर रहा है, इसको रिवाइज कर रहा है, इनको बार बार करने का प्रयास कर रहा है। अब हम आते हैं उन्हीं पर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिखाई दे रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है क्वेश्चन देखिएगा, 13 बटे 3125 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 बटे 8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। नेक्स्ट है 64 बटे 855 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। फिर है 85 बटे 15 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो उन सब के क्वेश्चन करना, हर के आपको गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड, और 2 टू पावर m और 5 टू पावर m के रूप में आपको रखना है, लाना है। अगर इसको रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा नहीं। हम इससे पहला सवाल लेते हैं, इसमें देखिए पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है हमारे पास 13 बटे 3125। तो अब इसका जो हर वाला हिस्सा है इसके अभाज्य गुणनखंड करने का है, तो 3125 का करेंगे। तो मैंने कहा लास्ट में इकाई का अंक जो है 5 हो या 0 हो तो 5 से भाग करते हैं, तो हो गया 5 6 30, कितना बचा 1 1 आगे लिखिए 2 12 हो गया, फिर 5 2 10 2 बचा 5 लिखिए बचा हुआ 25 5 5 25, फिर ये 5 आ गया, फिर 5 से भाग करेंगे 5 1 5, फिर 1 बचा 2 12 12 हो गया, 5 2 10 5 5 25, फिर 5 से करेंगे कितना हो गया 5 2 10 5 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 25, फिर 5 1 5। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या आ गया 13, 5 कितनी बार है 1 2 3 4 और 5, तो 5 की घात 5 मैं लिख सकता हूँ उसको, क्योंकि 5 कितनी बार है 5। अब इस पर देखिए 2 नहीं है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार तब भी शांत है, क्यों, क्योंकि 5 के अलावा 2 नहीं है, तो 2 के अलावा कुछ और भी तो नहीं है, तो 2 हम ला सकते हैं। तो हम इसमें गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे किससे, चाहे 2 की घात 5 से गुणा करिए, चाहे 2 की घात 1 से गुणा करिए, अंश में भी गुणा करिए और हर में गुणा करेंगे तो क्या हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 गुणा गया 2 की घात 1 कितना 2 होगा, और ये इसको ऐसे लिखिए, ये पहले 2 लिख लीजिए आप, 2 की घात 1 गुणा 5 की घात कितना 5, तो 13 दूनी 26 बटे 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 5, 200, चूंकि किस फॉर्म में आ गया ये आ गया आपके पास 2 टू पावर m और 5 टू पावर n में, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार हो गया शांत। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है इसका, ये अभाज्य गुणनखंड कीजिए हर का और इस फॉर्म में लाने का प्रयास करिए, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका शांत हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी ढंग से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था 19 बटे 8 का दशमलव प्रसार शांत है या शांत। तो देखो 19 बटे 8 की बात हो रही है, तो 19 बटे 8 में आप देखेंगे तो इसमें आप देखिएगा 19 बटे 8 में आपको अंश से कोई लेना नहीं, आपको खाली हर को देखना। 19 बटे 8 को मैं क्या लिखता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 5 नहीं है, 2 की घात 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम 5 से गुणा कर सकते हैं, अंश में भी और हर में भी गुणा कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया 19 गुणा गया 5 की घात 1 5 ही हुआ, और 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1, तो ये 19 पंजे 95 बटे ये आ गया। तो उसका दशमलव प्रसार क्या है, खाली पूछा दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, तो हमने इसके उसमें लिया है कि हाँ 2 टू पावर m और 5 टू पावर m के फॉर्म में ये है, तो ये दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है नहीं। ऐसे ही 64 बटे 455 का और 85 बटे 15 वाला, इसको आप स्वयं करिएगा, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा कि ये कैसे होगा, मैं आपको सोल्यूशन करके इसका दे दूंगा, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके जो है फोन की स्क्रीन पे होगा, ये मोबाइल स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा इसको कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो 1600 वही संख्या है, वही चीज है, 15/1600 दिया है तो 1600 आ गया हर वाला हिस्सा, 15/1600। तो वही चीज का करना है, 1600 का हर वाला हिस्सा क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। तो 1600 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखो लास्ट में क्या है 0, 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15, फिर 1 बचा 10 हो गया, 5 दूना 10, फिर 0 का 0, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 से 30, फिर हो गया कितना 2, 5 चौको 20, फिर 5 कितना हो गया सम संख्या, 2 से भाग करिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर सम संख्या ये हो गया 16, ये फिर सम संख्या ये हो गया, ठीक। फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, ठीक है ना, ये आपके पास आ गया। अब इसमें देखिएगा इसमें ये किस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास, देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 की घात 6, 5 कितनी बार आया 2 बार, तो 5 की घात 2, ये किस फॉर्म में आ गया 2m और 5m आ गया ना। तो दशमलव प्रसार क्या हुआ, क्या हुआ शांत, ठीक है ना। तो ये ढंग से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। अब आप कहेंगे भाई ये वाला क्वेश्चन तो आया नहीं, कौन सा वाला, यूक्लिड विभाजन वाला। तो यूक्लिड विभाजन का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं यहाँ पर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करने को कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, 1 नंबर के लिए नहीं पूछा जाता है। लेकिन हम भले आज 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी जो बताने लायक आवश्यक है, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको देखेंगे कैसे करेंगे, ये डिवीजन करना है, भाग करने की प्रक्रिया है इसमें। तो 135 जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को आप भाग करेंगे। तो 135 से हम 225 को भाग करेंगे तो कितनी बार गया 135 से 135, 135 में 270 बड़ा हो गया, तो एक बार जाएगा 135, घटाइए 5 से 5 गया 0, और यहाँ 2 से 3 नहीं घटता, हासिल गया 12, एक ले लिया इधर हासिल, तो 12, 12 में 3 गया 9, 90। अब जो शेषफल बचा आपके पास, इस शेषफल से किसको भाग करना है, भाजक को। भाजक कौन है 135, तो 90 से भाग करेंगे भाजक को, तो 90 एकम 90, 90 100 से ज्यादा हो गया, घटाएंगे इसको तो क्या होगा 5 और 13 में से हो गया 4, फिर क्या गया शेषफल, इस शेषफल से किसको भाग करेंगे, भाजक को। कौन भाजक, ये वाला नहीं, इसके लिए कौन भाजक था, ये वाला, तो ये आ गया 90, तो 45 होनी 90। ये प्रक्रिया तब तक नहीं जब तक शेषफल हमारे पास क्या ना जाए, 0 ना आ जाए। और जो लास्ट भाजक होगा, जो हमारे पास जो लास्ट भाजक होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। तो लास्ट में कौन सा भाजक बचा, वो है 45, तो ये क्या होगा, इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया एचसीएफ, ठीक है ना। एक सेम क्वेश्चन और लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो सेम प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया था कि छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या को भाग किया जाता है। तो छोटी संख्या कौन सी है 255, इससे भाग करेंगे किसको 867 को, तो कितनी बार जाएगा 255, 255 दिया कितना हो गया 4 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 चौका 8, क्योंकि 7 गुणा से भी तो नहीं है, तो 3 से गुणा करेंगे 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 में 15 1 16 हासिल 1, 3 में 6 और 1 7, घटाइए 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102। अब जो शेषफल बचा और 102, इससे किसको भाग करेंगे, हम भाग करेंगे भाजक को भाग करेंगे, तो 255, तो कितना आया, फिर वही 102 दूनी 204, घटाएंगे कितना है 5 में 4 गया 1 और 5 का 5। अब ये आ गया लास्ट में कौन शेषफल 51, 51 से किसको भाग करेंगे हम 102 को, जो भाजक है, तो भाग करिए 51 दूनी 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो शेषफल कितना आ गया हमारे पास 0। तो लास्ट जो भाजक कौन था यहाँ पर, लास्ट भाजक था हमारे पास 51, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है नहीं। तो लास्ट का जो भाजक होता है वो एचसीएफ होता है यूक्लिड विभाजन विधि के अंदर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इन क्वेश्चन को आप देखिएगा, रिवाइज करिएगा बार बार, जितनी ज्यादा बार आप देखेंगे वीडियो को, जितनी ज्यादा बार इन क्वेश्चन को आप रिवाइज करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा आपको आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने उसमें कहा था आपके लिए कि भाई इसमें सिद्ध करने का 103 जो है प्रमेय संख्या 102 प्रमेय संख्या 105 या 103 + 5 या 5 + 102 या प्रमेय संख्या होती, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन बताएंगे। आज हम मेरा फोकस ज्यादा उन्हीं क्वेश्चन पे जो छोटे हैं और 1 नंबर के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन 2 नंबर वाले भी हैं उनको भी हम आज ले रहे हैं साथ साथ। तो हम नेक्स्ट अब चैप्टर में आ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास था पार्ट नंबर 2, वह है बहुपद का। बहुपद में 1 नंबर के लिए जो क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है वो ये कि आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कि आपको एक ग्राफ दे देंगे वो, और इस ग्राफ में पूछा जाएगा कि इस पर शून्य ज्ञात कीजिए। अगर आप देखेंगे इसमें ये ग्राफ उन्होंने दे रखा है, तो ये ग्राफ है पी एक्स का, तो इसके शून्य पूछा जा रहा है कि इसमें शून्य कितने हैं।
तो सिंपल से आपको देखना है कि इसको एक्स को कितने बार ये टच क्रॉस कर रहा है, कितनी बार ये टच कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास हो गया एक्स, ये हो गया वाई एक्स। तो ये जो ग्राफ है पी एक्स वाला, ये कितनी बार टच कर रहा है एक्स को, ये कर रहा है यहाँ पर, केवल यहाँ पर टच कर रहा है और कहीं से नहीं कर रहा। तो जितनी बार ये टच करेगा उतनी ही इसके शून्य होंगे। शून्य क्या होंगे इसके, एक। कितनी बार टच कर रहा है, एक बार। अगर सपोज ये 2-3 बार टच करता, तो मैं जैसे एक चित्र बना लूं ऐसे, और ये ऐसे टच कर रहा है, तो कितनी बार टच कर रहा है, तो आप देखिए एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार टच किया इसने एक्सेस को, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो उसके शून्य हो जाएंगे 3। तो एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुविकल्पी के अंदर भी आता है, वैसे भी आता है एक अतिविकल्पी के अंदर। तो इस ढंग से क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो इनको आप बना देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन रैखिक बहुपद नहीं है। पहला विकल्प है इसमें, देखेंगे आप क्या है पहला विकल्प, 2x माइनस 3। दूसरा विकल्प क्या है इसमें, x माइनस 2y 4। नेक्स्ट विकल्प क्या है इसमें, 2x प्लस 10। और नेक्स्ट विकल्प क्या है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 7, सॉरी प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो इसमें से कौन सा विकल्प जो है कौन रैखिक बहुपद नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद क्या होता है, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जो एक सीधी रेखा बनाए, अर्थात जिसमें कोई भी भिन्न ना हो। तो ये ax प्लस by प्लस c, ये रैखिक बहुपद होता है आपके पास, ठीक है ना। इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, अगर फ्रैक्शन आता है तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। तो इसको जरा देखिएगा कौन है ऐसा जो इसको फॉलो करता है। और साथ साथ में कंडीशन भी दिखाई दे रही है आपको कि जो आपके पास जो वेरिएबल है एक्स वाला टर्म, इस एक्स वाले टर्म में या वाई वाले टर्म में कोई भी टर्म्स क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक तो भिन्न की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, दूसरा किसमें नहीं होना चाहिए, स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। लेकिन भिन्न में कौन नहीं होना चाहिए, भिन्न में आपके पास जो वेरिएबल है वो नहीं होना चाहिए। अचर राशि हो जाए, a/2 हो जाए, लेकिन x नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो इसमें आप देखेंगे कौन है वेरिएबल, कौन सा है। तो ये देख रहे हैं, ये सिंपल सा रैखिक फॉर्म हमारे पास है, ये भी इस रैखिक फॉर्म में है, सी की फॉर्म में आ गया। ये भिन्न में तो है, लेकिन कौन है इसमें, ये अलग टर्म्स है, एक्स वाला टर्म नहीं है। नेक्स्ट में देखिएगा ये फिर आपका क्या है, सीधी रेखा में है, माने रैखिक बहुपद है। इसमें हम देख रहे हैं इसमें जो टर्म है एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि क्या है ये स्क्वायर की फॉर्म में। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि जो पद ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में है वही रैखिक बहुपद है, अर्थात जिसमें x वाला जो टर्म है स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। खाली सिंपल x के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके हिसाब से कौन सा विकल्प सही हुआ, विकल्प हुआ इसका डी, एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये रैखिक बहुपद नहीं है, बाकी सब क्या है, रैखिक बहुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बहुपद दे रखा है इन्होंने, वो क्या है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3। पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आपके पास है। तो पूछा जा रहा है P1 का मान बताओ। तो P1 का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो P1 का मान क्या होगा, P1 का मान 1x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, बस और कुछ नहीं करना। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 3, 3 हुआ। तो कितना है वैल्यू, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो x की जगह वैल्यू पुट अप कर देंगे, ठीक है नहीं, ये आपका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक द्विघात समीकरण दिया है। क्या है द्विघात समीकरण, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 बराबर 0 के शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग होगा। मैं थोड़ा सा पहले इसका थ्योरी पार्ट आपको समझा दूं, क्या होगा शून्यकों का योग। ध्यान दीजिएगा, इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए जो आपके समीकरण होती है उसका एक्चुअल आदर्श समीकरण क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। वो होती है आपके पास, हमेशा याद रखिएगा, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। आपको सारी इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेंगी, ये इसका फॉर्मूला है। किसका, ये द्विघात समीकरण का। सारे द्विघात समीकरण इस फॉर्म में होंगी, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर की जगह देखिएगा यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब हमें इसको लाना है, इस फॉर्म में लाना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, या ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, मैंने एक्स स्क्वायर का गुणन है कुछ,
यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या लाना है, इसमें देख रहे हैं स्क्वायर गुणांक है, तो अर्थात 2 को हटाना है। हटाएंगे कैसे, तो 2 से भाग करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से 2 से भाग देते हुए, इस वाले में लिख रहे हैं 2 से भाग देते हुए, दोनों पक्षों में हम 2 से भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में जब 2 से भाग देंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 2x² बटे 2 प्लस 9 बटे 9x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर 0 बटे 2। तो 2 से 2 कट गया। अब क्या मिला आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 9 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, इसका गुणांक आ गया। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस का, और यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस का। इसका मतलब क्या हो गया कि चिन्ह जो माइनस का है वो किसके साथ जाएगा, इसके साथ। तो यहाँ पर मूलों का योगफल क्या होगा, तो मूलों का योगफल जो यहाँ पर हुआ वो हो गया कितना, माइनस का 9 बटे 2। ठीक, और गुणनफल क्या हो गया, गुणनफल हो गया ये 3 बटे 2। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल हो गया आपके पास 3 बटे 2। ठीक, समझ में आया? नहीं तो मैं दोबारा एक और बता देता हूं इसका, और इजी तरीका आपको बताता हूं। वो तरीका क्या है, जरा देखिएगा इसको, कि आपको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम होना चाहिए। बस इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि हम इसमें कुछ क्वेश्चन और भी देंगे आगे। आप वो क्या है, आपको ये याद रखना है, वो आपको ध्यान होना चाहिए कि मूलों का जो योगफल होता है हमेशा, फॉर्मूला मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आपको याद रखना है, मूलों का योगफल, ये फॉर्मूला है, उसको याद रखना है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये याद रखना है। तो माइनस एक्स का गुणांक, चिन्ह तो माइनस का रहेगा। अब देखिए एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर, वो है 9, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर 2, तो माइनस 9 बटे 2। तो ये इसका क्या होगा, योगफल। और यहीं से आप एक और फॉर्मूला है मूलों का गुणनफल, इससे भी आप निकाल सकते हैं। मूलों का गुणनफल क्या कहता है, वो कहता है अचर राशि बटे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर राशि क्या है हमारे पास, जरा ध्यान दीजिएगा, अचर राशि हमारे पास है वो है 3, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हमारे पास, वो है 2। तो इन ढंग से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, चाहे उससे भी बनाना हो, चाहे उससे बनाइए, चाहे इससे बनाना हो, इससे बनाइए, जो आपको इजी लगे उससे आप करिएगा। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं। तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं। किसी भी समीकरण के उतने ही शून्य होंगे जितने उसकी घात होगी, जितने उसकी बड़ी घात देखिएगा क्या है इसमें 2, तो शून्य कितने होंगे भाई इसके, तो इसके शून्य भी होंगे 2। शून्य का मतलब क्या है यहाँ पर, शून्य का मतलब है मूल से। ठीक है ना, इसके आंसर से। ठीक, तो जितने घात के समीकरण उतने घात के मूल, 3 घात के समीकरण 3 मूल, 4 घात के समीकरण 4 मूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम फिर आगे, वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन में है, क्या है कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में शून्यकों का गुणनफल होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भाई, ये भी मैं जस्ट अभी बताया है आपको, इसको देखिएगा अभी। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, बी प्लस सी। तो इसमें शून्यकों का योग क्या होगा, सी बटे ए माने अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणनों का योग क्या होगा, 3 के प्रथम 5 गुणन, तो 3 के प्रथम 5 गुणन क्या होंगे, तो 3 के प्रथम 5 गुणन, तो 3 के पढ़ा 5 नंबर लिखिए, 3 हो गया, 3 का प्लस 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, इनका प्रथम 5 गुणनों का योग। तो 1 2 3 4 5, तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 15 12 27 और 9 36 6 42 और 3 45। तो 3 के प्रथम 5 गुणनों का योग इधर से आप निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि द्विघात समीकरण, जरा देखिएगा क्या कह रहा है समीकरण, यदि द्विघात समीकरण k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक आपके पास कितना दिया है, -3 है, तो k का मान बताओ, k का मान, तो k का मान इसका क्या निकलेगा, इसमें देखिएगा
ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे कोई सवाल आपके पास आए कि भाई k -1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य कितना है, तो क्या मान होगा? जब भी शून्य दिया जाता है समीकरण में, तो इसका मतलब ये हो गया कि वह जो शून्य है वह क्या है, उस समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करते का मतलब समीकरण में उसका मान, उस चर राशि की जगह उसका मान रखने पर वो मान कितना आना चाहिए? 0। जैसे समीकरण हमारे पास है k -1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य -3 है। इसका मतलब ये -3 किसका मान हो गया? -3 मान किसका हो गया? x का मान हो गया कि x की जगह -3 रखने पर इसका मान कितना हो जाएगा? समीकरण का मान 0 हो जाएगा, तभी इसको शून्य भी कहा जा रहा है। ठीक है ना? तो मान रख करके देखिएगा तो k का मान निकल के आ जाएगा। अगर तो x बराबर कितना रख रहे हो? -3, तो रखने पर तो रखेंगे k -1, तो रखेगा -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया, इसको रखेगा तो k -1, ठीक है, तो k -1 -3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 k प्लस इंटू माइनस -3k प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9k -3k कितना हो गया? इसको घटा लीजिए, विपरीत चिन्ह है दोनों के, तो क्या हो गया? 6k माइनस का 9 प्लस का ये कितना हो गया? ये हो गया माइनस का 8 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6k -8 बराबर 0, तो -8 को बाएं से दाएं लेके जाओ, तो 6k बराबर 8, तो k कितना हो गया? 8/6। बात कर ली, दोनों सम संख्या हो गई, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 4/3। तो हमने निकाल दिया k का मान कितना? 4/3। ठीक है ना? तो इस ढंग से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन को क्या करना है? रिवाइज करना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी करते रहे साथ साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जो लोग नए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िएगा इसको। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण होगी जिसके शून्य -3 और -4 है, ठीक है ना? द्विघात समीकरण होगी जिसके शून्य क्या है? -3 और -4। तो मैंने अभी आपको बताया था द्विघात समीकरण, एक आइडियल द्विघात समीकरण के जो समीकरण है वो क्या है? x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ये मार्कर भी खत्म हो गया भाई, दिखाई दे रहा है? अब मार्कर लेके आ जाएंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, ये है समीकरण है। सवाल क्या था? द्विघात समीकरण होगी जिसके शून्य -3 और -4 है। दो रूट दे रखे हमें। कौन कौन से रूट दे रखे हैं? -3 एंड -4, ये दो हमें दे रखे हैं कि ये है। तो समीकरण क्या बनेगी? तो सिंपल सा समीकरण क्या बनेगी? मान रखिएगा इसकी जगह x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, दोनों को जोड़ दो, -3 और प्लस, ध्यान रखिएगा इसको मतलब ब्रैकेट में रख लेते हैं, दोनों चम्मच से -4 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो -3 गुणा -4 बराबर 0। तो सॉल्व करिए इसको, तो ये हो गया x स्क्वायर -3 -4 दोनों चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे, तो क्या हो गया? माइनस का 7 और बाहर क्या है? x, फिर -3 -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 12 बराबर 0। तो क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो इस ढंग से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी ढंग से बहुत सारे सवाल हैं, आपके एक्सरसाइज में भी है, आपने किताबें भी सॉल्व करे होंगे इसको। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का गुणनफल होगा। ये क्वेश्चन कई बार बना दिया हमने, इसको ऑप्शन बना लेंगे। गुणनफल होगा तो c/a, c कौन है इसमें? देखिएगा अगर हम तुलना करेंगे इसकी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a की जगह 1, b की जगह 7 है और c की जगह क्या है? 10। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। c का मान कितना है? 10। तो अचर राशि क्या हो गई? 10 और गुणांक x स्क्वायर गुणांक क्या है? 1। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास 10/1। तो इसका मतलब आ गया, ठीक है ना? तो समीकरण क्या था? x स्क्वायर प्लस 7x, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्लस 10 में क्या बोला जा रहा है? गुणनफल पूछा है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या मैंने आपको बताया था? c/a। c कौन है यहाँ पर? c है यहाँ पर 10 और a कौन है? x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर गुणांक क्या है यहाँ पर? 1। तो क्या आ गया? 10। ठीक है ना? क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि p के किस मान के लिए समीकरण हमारे पास px स्क्वायर प्लस 2px प्लस 2 बराबर 0। ध्यान दीजिए कि मूल कैसे है? समान है।
ये आपको बोला जा रहा है टी के किस मान के लिए इसके मूल समान है। ठीक, तो मूल समान के लिए कंडीशन वो मैं आपको बता देता हूं। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर मूल समान के लिए एक विभक्तिकर शब्द आता है, इसका फॉर्मूला है ऑप्शन में पढ़ा है इसको, d क्या है b² माइनस 4ac ये दिया है, इज ग्रेटर देन 0। अगर ये बड़ा है 0 से तो मूल कैसे होंगे, तो इसके मूल उस समय होंगे मूल होंगे असमान और वह वास्तविक होंगे, ये आपको याद रखना है। और जब d जो होगा b² माइनस 4ac ये बराबर होगा 0 के, तो मूल कैसे होंगे, तो मूल होंगे हमारे पास समान व वास्तविक, वो आपको याद रखना है। तो सेकंड कंडीशन था d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0, तो मूल कैसे होंगे समान व वास्तविक। तीसरी कंडीशन हमारे सामने d बराबर b² माइनस 4ac लेस देन 0, जब लेस देन 0 होगा तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे आपके पास काल्पनिक, या कह लीजिए मूल संभव नहीं है, ये आपको याद रखना है, मूल काल्पनिक या संभव नहीं है, जो भी आपको लिखना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो कंडीशन है 3 वो आपको याद होनी चाहिए कि d बराबर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो मूल होंगे वास्तविक व असमान, अगर बराबर 0 होगा तो मूल होंगे समान व वास्तविक, अगर 0 से छोटा मान आएगा तो मूल होंगे काल्पनिक या संभव नहीं है। तो अब इस सवाल पे आते हैं कि bx² प्लस 2px प्लस 2 बराबर 0 के मूल समान है या नहीं है। तो मूल समान है या नहीं है तो हमें इसको इन कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। ठीक, वो कंडीशन क्या होंगी देखिएगा, पहले इसकी तुलना करेंगे हम किससे, इस सवाल की तुलना करिएगा किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो सबसे पहले तुलना करेंगे इस सवाल की px² प्लस 2px प्लस 2 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब हम तुलना करेंगे तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया a बराबर कितना मिला, a बराबर मिल गया p, b बराबर कितना मिला, b बराबर मिल गया 2p और c कितना मिला, c मिल गया 2। अब वैल्यू पुट अप करेंगे, b² माइनस 4ac निकालो जरा, इसका मान क्या निकलता है, b कितना है हमारे पास 2p² माइनस 4ac, 4a कितना है p और c कितना है 2। अब आपको बोला जा रहा है मूल समान है, तो मूल समान है की कंडीशन क्या है, वो ये d बराबर अर्थात p² माइनस 4ac बराबर 0, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए। अगर कब, जब मूल समान है, ये प्रश्न में दिया हुआ है मूल समान है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया 4p² माइनस 4 2 8 4 8p बराबर 0। ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ पर इसको सॉल्व करना है ये सवाल, तो सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ कॉमन आ रहा हमारे पास, तो 4p कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया p माइनस 2 बराबर 0। तो ध्यान देखिएगा 4 जो है वो तो अंक है, वो कभी 0 नहीं हो सकता, तो क्या 0 होगा, या तो p 0 होगा, है ना, तो था कौन 0 होगा, p माइनस 2 बराबर 0 होगा, तो p माइनस 2 बराबर 0 तो p बराबर 2 हो गया। अगर p 0 भी नहीं हो सकता, p 0 हो गया तो सवाल ही खत्म हो जाएगा भाई, तो ये भी 0 नहीं हो सकता, तो क्या बचा p माइनस 2 बराबर 0, तो p बराबर 2। तो आंसर क्या आ गया, किस मान के लिए मूल समान होंगे, p बराबर 2 के लिए समान होंगे। ठीक है ना, ये 0 क्यों नहीं होगा, अगर p की जगह 0 रखिए तो सवाल क्या हो गया, खत्म। ठीक है ना, तो इस ढंग से आपने इनको सॉल्व करना है, ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए कि किन किन कंडीशन पे आपके जो रूट समान है, किस पर असमान है, किस पे वास्तविक है, किस पे काल्पनिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ कि मूल कैसे होंगे, समान होंगे, असमान होंगे या काल्पनिक होंगे, उससे मतलब है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जब भी प्रश्न पूछा जाए मूलों की प्रकृति से संबंधित, ये मूलों की प्रकृति बताओ, तो उसको लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए इसका विभक्तिकर आपको निकालना होगा। ठीक है ना, तो विभक्तिकर कैसे निकालेंगे हम, आपको मैंने बता रखा है इसमें। तो पहले सबसे पहले तुलना करेंगे, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a कितना मिल गया हमारा 1, b कितना मिल गया 2, c कितना मिल गया 1। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे इसका विभक्तिकर, b² माइनस 4ac, मान रखो b का मान कितना हो गया 2² माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 4 एकम 4 एकम 4 एकम 4, फिर एकम है, फिर 4 कितना आ गया 0। तो b² माइनस 4ac क्या हो गया 0। अभी हमने सवाल बनाया था, जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे आपके पास समान व वास्तविक। ठीक है ना, तो इस ढंग से मूलों की प्रकृति भी हम ज्ञात करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसके अंदर। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 9x² प्लस 12x प्लस k बराबर 0। ये बोला जा रहा है कि मूल समान है, कि मूल समान है, ये आपको गिवन है। k का मान ज्ञात पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, फिर सेम क्वेश्चन है और ये अक्सर कर एग्जाम के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये 2 नंबर के लिए आते हैं अक्सर कर। तो ध्यान रखिएगा, 9x² प्लस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल जब समान हो तो k का मान कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले तुलना करेंगे इसकी x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a कितना मिल गया 9, b कितना मिल गया 12, c कितना मिल गया k, ठीक है ना। ये हमें मिल गया। अब हमें निकालना है इसका विकल्प b² माइनस 4ac बराबर 0। ये हमें रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि हमें दिया है क्या, मूल समान है। तो मान रखेंगे b कितना मिल गया हमें, वो मिल गया 12 का वर्ग माइनस 4ac 4 इंटू a कितना है 9, c कितना है k इक्वल टू 0। तो 12 का वर्ग कितना हो गया 12 का वर्ग 144, तो 4 9 36 k बराबर 0। तो इस 144 को बाएं से दाएं लेके जाएंगे तो बाएं साइड क्या हो गया माइनस 36 के बराबर 144 किसका माइनस का। अब के बराबर क्या हो गया माइनस 144 बटे माइनस का 36, माइनस माइनस कैंसिल 36 इसको भाग करिए तो कितना होगा 36 चौको 144। तो के का मान कितना आ गया 4। तो इस ढंग से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। तो द्विघात समीकरण हमने काफी क्वेश्चन बना लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। तो ये चैप्टर हमारा लगभग 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। एक तो हमारे पास कौन सा पहला चैप्टर है, कौन सा वाला वास्तविक संख्याओं का, दूसरा हमारे पास द्विघात समीकरण का। हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे बहुपद वाला, लेकिन मैं थोड़ा जंप मार गया इस तरह, कोई बात नहीं। उसको हम करेंगे कल, किसको, बहुपद वाले पार्ट को, और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास आएंगे वो कल उनको करेंगे। तो फिर कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा पसंद आया होगा। थोड़ा डिस्टेंस भी रहा होगा मार्कर की वजह से, मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा था। कल से हम थोड़ा सही करेंगे इसको और मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।